तो आपके कहे बगैर कोई मच्छर मक्खी जेल में पर नहीं मार सकता। कुछ दिन पहले आप अडियाला जेल का 4 घंटे का दौरा करके आए हैं। खान साहब से मुलाकात हुई? तो सबसे हुई है मुलाकात। सर जेल का खलनायक कौन है? सर खान साहब वैसे सेटिस्फाइड हैं? मानी Satisfied? उन्होंने बिल्कुल सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। जैसे ही वो बंदा हमारी कस्टडी में आता है उसके ऊपर जेल के 1250 रूल्स वो लागू हो जाते, उनके मुताबिक हम उसको ट्रीट करें। मौजूदा सियासी हालात जो हैं क्या ये जेल की ऊपर असरअंदाज होते हैं? 8 कमरे इमरान खान साहब को दिए गए हैं, सर जिम दिया गया है, दीगर कैदियों को भी एक्सरसाइज जिम का सामान मुहैया। खान साहब के साथ जेल में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। सर देखा जाए तो बड़ी लग्जरी लाइफ है उनकी जेल में भी। 5-6 महीने हुए हैं, तो 5-6 महीने का ये रिजल्ट है। 1 करोड़ रुपया एक माह का खर्चा है। जो कॉज थी वो भी बड़ी नोबल और जेन्युइन कॉज थी। मंशियात का जेल में अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। ये काम भी आप खुद करते हैं? मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप इस तरह करें, अपना अपना जो काम है ना उसके ऊपर तो शेर भी आपने सुना होगा ना कि शिकवाए जुल्मत शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते। यहाँ पे ना जो हमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है, यहाँ पे फिलासफर बहुत ज्यादा पैदा हो गया। हर बंदा तनकीद नगार बना हुआ है। अगर आपको कोई रिश्वत ऑफर करे क्या करते हैं उसके साथ? लोग जो रिश्वत ऑफर करने वाले होते हैं उनको पता है। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मियाँ साहब आज हमारे साथ हैं, आईजी जेल खाना जात। बगैर किसी देर किए उनके पास चलते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। सर टाइम बहुत कम है तो सवाल बड़े सख्त हैं और आपने आज कहा था कि खुल के खेलें, जो पूछना पूछें। नहीं पूछे, मैं कोशिश करूंगा, मैं जो भी है। नहीं सर आपकी रेपुटेशन तो ऐसी बनी हुई है, जितना हमने सर्च किया कि एक बड़े दबंग पर्सनैलिटी है आपकी और कुछ लोग आपसे डरते भी हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे बड़ी है। हम तो नाचीज़ सी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, तो बाकी अल्लाह ताला कामयाबी देता है नेक नीति की वजह से, और बस यही हमारा एक सारा सिलसिला है। सर स्टार्ट करते हैं क्योंकि पूरे पंजाब के जेल आप कंट्रोल करते हैं और आप उनके पूरे ऑपरेशंस देखते हैं। आपके कहे बगैर कोई मच्छर मक्खी जेल में पर नहीं मार सकता। सर जेल का खलनायक कौन है? नहीं, खलनायक का कंसेप्ट तो मेरा ख्याल है नहीं है। ये तो अभी जो रिसेंट हमारा जो ये एरा चल रहा है, इसमें तो बड़े हमारी जो एफर्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटेरियंस हैं, लेकिन नो डाउट जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ हमें अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट जो है वो डील करना पड़ता है, और उनको सेफ़ कस्टडी में रखना, कंट्रोल में रखना, ये हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। तो लेकिन वो इस तरह की कोई मेरा ख्याल है खलनायक या इस तरह का मामला वाला नहीं है चक्कर। अब तो बड़ा हुमैन और बड़ा एक कोशिश ये होती है कि अगले को कन्विंस करके उसका दिल जीत के जो है ना उसको मैनेज किया जाए। सर आप पे कुछ इल्ज़ामात हैं कि आप रिफॉर्म्स करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपने कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स किए हैं कि आपने 1-1.5 करोड़ की सब्ज़ी भी उगा ली, फिर आपने ट्रैक्टर वगैरह भी ले लिए। आप जो खर्चे थे उनको मिनिमाइज़ कर रहे हैं और उसको एग्रीकल्चर भी प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीनरी की तरफ भी जा रहे हैं। ये आइडिया जी, कहाँ से आया इसमें सर? देखें ये बात ये है कि मेरी कोई तकरीबन 34 ईयर्स की जो है वो स्टैंडिंग है इस डिपार्टमेंट में, और पूरे पंजाब में मुख्तलिफ़ जेलों पे मैं वसीयत सुपरटेंडेंट, मुख्तलिफ़ शहरों में मैं एज DIG भी काम कर चुका हूँ, फिर IG के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। तो उसमें फिर हमें ये होता है कि भी बीमारी की जो तशख़ीस है वो सबसे पहले है, इलाज उसके बाद में है। तो हमने अपने इस तजर्बे की रोशनी में, मैंने, मेरी टीम ने, जिसमें DIG शामिल है, सुपरटेंडेंट जेल शामिल है, हम सब ने इन चीज़ों पर एक कंसेंसस डेवलप किया कि किस तरह चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी है, किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करना है और उसके क्या नतीजे आएंगे। तो ये चीज़ हम लेके चले और उसके बाद फिर हमने इस पे अमल दरामद शुरू किया। जो भी ट्रैक्टरों की या ये सब्जियों की आप बात कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग अवेटेड था। उसमें यह है कि ट्रैक्टर के बगैर ना तो आप खेत को सब्ज़ी काश्त करने के लिए तैयार कर सकते हैं, ना जेलों से गारबेज डिस्पोज़ल हो सकती है। तो ये हमारा बड़ा दरीना एक मुतालबा था। वो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी शफ़क़त की और हमारी इस बात को सुना और समझा, और फिर हमने ये कुछ 26 करोड़ रुपये खर्च करके ये सारी जेलों पे इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। तो ये 5-6 महीने हुए हैं अभी। तो 5-6 महीने का ये रिज़ल्ट है कि अभी हम 80% जो वेजिटेबल्स हैं ख़ुद ग्रो कर रहे हैं, और कैदियों को भी दे रहे हैं, स्टाफ को भी दे रहे हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के फैमिलीज़ रहती हैं उनको भी दे रहे हैं। सर मैं अगर आपसे पूछूं जो 80% आप खुद कर रहे हैं तो सर कितने की आती थी एक महीने की सब्ज़ी? इसमें यह है कि 80% सब्जियों में जो चीज़ें शामिल हैं ना जी, ये आप समझ लें कि आजकल के मौसम की जो सारी सब्जियां हैं सिवाय आलू के, आलू एक बल्क क्रॉप है, वो हर इलाके में नहीं होती, वो हम मार्केट से ले रहे हैं। बाकी सारी सब्ज़ी तकरीबन ये मेरा ख्याल है हर महीने
अगर आप समझ लें कि कोई तकरीबन 1 करोड़ के करीब सब्ज़ी जो है, ये हम पूरे पंजाब में जो अदरवाइज़ पहले परचेज़ करते थे मार्केट से, अब वो हम खुद दे रहे हैं। सर और ये इसको मज़ीद अभी हम नेक्स्ट कमिंग सीज़न में मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। सर अभी 1 करोड़ हम यानी कि हम अब बनाने लग गए हैं, हम लोग बचाने भी लग गए हैं इदारे का। जी, जी, 1 करोड़ रुपया जो है वो तकरीबन 1 माह का खर्चा है हमारा। सर ये आइडिया कहाँ से आया था आपको ये वाला? ये आइडिया ये है कि जेलों के साथ ना जी, मुख्तलिफ़ जेलों के साथ मुख्तलिफ़ क्वांटिटी में ज़मीनें हैं। मतलब 5 एकड़ है, कहीं 10 एकड़ है, कहीं 8 एकड़ है, 15 एकड़ है, 20 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है। इस तरह जेलों के अंदर हमारे पास काफ़ी बड़े प्लॉट जो खाली पड़े हुए थे वो अवेलेबल है। उनको हमने यूटिलाइज़ किया है। तो हमने सोचा कि भी बजाय हम हमारे पास लेबर भी मौजूद है प्रिज़नर्स की शक्ल में, और ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास स्टाफ भी मौजूद है। तो क्यों ना हम इसको अपने पाँव पे खड़ा होने के और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करें। मिनिमाइज़ करें। दूसरा, अच्छी म्यारी और फ्रेश वेजिटेबल जो है वो प्रिजनर खुद ही ग्रो करते हैं, खुद ही उससे इस्तेफादा भी करते हैं, और गवर्नमेंट की जो मतलब एक्सपेंडिचर है उसमें सेविंग होती है। सर एक और इल्ज़ाम है आप पे। ये आइडिया आपको आते कहाँ से हैं कि आपने सबसे पहले मुलाकात बहुत ज़्यादा होती थी, तो आपने टेलीफ़ोन कॉल का सिलसिला शुरू करवाया। फिर आपने वीडियो कॉल भी स्टार्ट करवा दी। अब सुनने में ये आया मुझे पता चला कि वो 20 मिनट की करवाते थे पहले बात और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने फिर ज़रूरी बात शुरू में वो 20-20 मिनट बात करते रहे, फिर वो टाइम कम होता गया। तो सर ये इतना जो बर्डन था जेल के ऊपर कि लोग आते थे मिलने के लिए, अब वो एक टेलीफ़ोन के ऊपर राब्ता हो जाता है। हाँ जी, काफ़ी इसमें फ़र्क है। ये असल में आइडिया ये यहाँ से आया था कि सबसे पहले ना जी, जब ये मोबाइल कल्चर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुआ है तो जेलों के अंदर भी मोबाइल की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। तो फिर हमने ये सोचा कि इन चीज़ों को हम जितना मर्ज़ी भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, आप किसी को आइसोलेट नहीं रख सकते। तो हमने मोबाइल पर पाबंदी लगाने के लिए फिर जैमिंग सिस्टम लगाए पहले जेलों में, यानी सिग्नल जैम कर दिए, मोबाइल चलता नहीं था। फिर दूसरा अमल ये किया कि भई लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर हमने ये पीसीओ जो है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योर फीचर डाल के उसपे उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसकी सारा चीज़ें डाल के, तो वो हमने चलाए 2014 में, बड़े कामयाबी से चले। अभी फिर हमने उसमें मज़ीद एक इनोवेशन की है कि हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, ऐप अपनी डेवलप कर लिया है वीडियो कॉल के लिए। तो उसमें भी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। असल ये है कि कोई मकसद ये होता है कि इन चीज़ों को मिसयूज़ ना कर सके। तो वो अभी हमने 2 जेलों पे ट्रायल बेसिस पे शुरू कर दिया है, और होपफुली आइंदा 1-2 माह में पूरे पंजाब में कैदियों को ऑडियो की और वीडियो की एट ए टाइम फैसिलिटी होगी। एक ही टेलीफ़ोन सेट में दोनों फ़ीचर होंगे। अगर वो ऑडियो करना चाहता है ऑडियो कर ले, अगर वीडियो करना चाहता है वीडियो कर ले। इसके अलावा तकरीबन 300 के करीब हमने मज़ीद जो कॉलिंग बूथ हैं वो उसमें सिस्टम में ऐड किए हैं, और उससे ये होगा कि जो पहले हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा कॉल होती थी, अब ये 4 दफ़ा हफ्ते में कॉलिंग एक फैसिलिटी कैदी के होगी। लिए सर। एक कैदी के लिए वो 20-20 मिनट की 4 कॉलें जो हैं वो कर सकेगा। और दूसरा ये है कि जो ख़वातीन हैं और सज़ाए मौत के कैदी हैं, बच्चे हैं, उनको कॉल ऑफ़िस में नहीं आना पड़ेगा। उनकी बैरक में जो लिविंग प्लेस है वहाँ पर ही हमने उनको 2-2 टेलीफ़ोन बूथ जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि वो वहाँ पे ही अपना कॉल जो है वो कर सकें, और उनको बाहर आके तो मतलब उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर रहे। सर ये इतने इनोवेटिव आइडियाज़ मैंने क्योंकि सर एक ऑडियंस की जो परसेप्शन थी ना वो ये थी कि हमें जो बताया गया जो हम इंटरनेट से मवाद लेते हैं हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं इदारों के बारे में भी बताई भी जाती हैं लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई और कुछ चीज़ें मैंने खुद जब ऑब्ज़र्व की यहाँ पर देखा तो सर ये तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक इदारा है। यहाँ पर तो हर चीज़ इनके जो आपके ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ऑपरेशंस के ऊपर चला जा रहा है और कैदियों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सर एक आपसे सवाल है क्योंकि आपका 34-35 साल आपकी सर्विस आपने की है। सर कोई ऐसा कैदी आपकी ज़िंदगी में आया हो या जिसको सज़ाए मौत होगी और आपको आपका दिल चाह रहा हो कि नहीं इसको रहना चाहिए? नहीं, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। ये सहीवाल में, मियांवाली में मैं जब सुपरडेंट था, 97-98 की बात है। तो एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसे मौके आए हैं कि जब बिल्कुल ऐन मौके पे भी हमने खुद भी कोशिश की, और बाकी जो सोसाइटी के दीगर लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया, और फांसी से चंद मिनट पहले हमने सुलह कराने में कामयाबी हासिल की। तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। अच्छा सर लेकिन कोई ऐसा कैदी आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको पर्सनल मोहब्बत हो गई हो
यानी कि एक उससे आपको उससे अच्छा लगता हो बात करके कोई, क्योंकि आपके करीब बहुत नहीं, होंगे। उसमें कोई इंडिविजुअल ऐसा, मतलब हमारा जो इंटरेक्शन होता है बड़ा एक थोड़ा सा संजीदा इंटरेक्शन होता है इसमें। मतलब अगर हम किसी को अच्छा समझते भी हैं तो जज्बात का इजहार बाज़ औक़ात नहीं किया जाता। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हम इनको बिल्कुल एज़, जिस तरह अपने बच्चों को लेते हैं, जो कोई गलती करता है या कोई इस तरह की शरारतबाज़ी करता है उसको डांट भी दिया, कभी कोई हल्का-फुल्का, या जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट भी कर दिया। तो ये बिल्कुल एक फैमिली एनवायरनमेंट आप समझ लें, घर का एक सिस्टम समझ लें, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी अरसा, कई साल, 10-10, 15-15, 20-20 साल कई लोग जेलों में रहते हैं। तो वक्त के साथ साथ डेफिनेटली एक इंसानी फितरत है, एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक तो मैं मोहब्बत उन्हीं से करता हूँ जो जेल के अंदर डिसिप्लिन से लोग रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक उसको उसकी पाबंदी करते हैं। तो बाकी इसी तरह ही बस चल रहा है। अच्छा सर, डिफरेंट आजकल क्योंकि अब हर चीज़ कमर्शलाइजेशन की तरफ चली गई है, इदारों को भी अब सोशल मीडिया पे आना पड़ा, आपको भी आज मौका दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज पहली दफ़ा पॉडकास्ट में बैठे हैं और हमारी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर यूथ के लोग हैं। उनकी बहुत ज़्यादा ना परसेप्शन ना इदारों के बारे में ये है कि भाई पुलिस वाला जो होता है ना, ये बड़ा डर लगता है इनसे सब कुछ। सर, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं। किसी मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लेट्स सपोज़ कोई खाने-पीने का ब्रांड है तो वो ओपन किचन कर देता है। कहता है कंज्यूमर्स को, कहता है आप आओ, हमारा किचन चेक करो, हमारा म्यार चेक करो और फिर फैसला करो आपने खाना कि नहीं खाना। सर, आपने इतने ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स किए, इतने ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए जो कि लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने कभी ये प्लान नहीं किया कि जो आम ऑडियंस है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो और जिनकी परसेप्शन जेलों के बारे में बहुत ख़राब है कि यहाँ पर कैदियों का सलूक बुरा होता है, सर उनको कभी आपने ओपन विज़िट वगैरह करवाने का कोई प्लान नहीं किया? जी, ये ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज़ आई है। पहले शुरू में तो ये बिल्कुल एक सेपरेट एक एंटिटी थी, लोगों को पता ही नहीं था कि भई ये क्या मामला था। जैसे-जैसे अब मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एडवांस हुए हैं, तो ये चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों तक पहुँच रही हैं। जिस तरह अभी हम आज भी ये बात कर रहे हैं, ये भी लोगों तक पहुँचेगी। तो स्टूडेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो स्टडी कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उन मकासद के लिए हम उनको अलाउ भी करते हैं, विज़िट भी कराते हैं। लेकिन एज़ ए डेलीगेशन जो है ना, वो जेलों में बच्चों को या स्टूडेंट्स को लाना थोड़ा-सा रिस्की होता है, क्योंकि डेफ़िनेटली सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है। हर किस्म की मेंटालिटी के और डेंजरस और इस तरह के लोग भी जेलों में होते हैं। तो वो फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को एंश्योर करना पड़ता सर, लास्ट टाइम जब आपको मैंने बात करते हुए देखा तो आपकी प्रोफ़ाइल आईजी की थी। सर, मैंने आपको सब्जियों के रेट मालूम करते हुए देखा। मैंने आपको बिल्कुल ग्रास रूट के ऊपर जाके जो रेट्स थे आप वो मालूम कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेशंस की चीज़ें। सर, ये काम भी आप खुद करते हैं? है। देखिए, हम यहाँ पे 65,000 बंदा है जेलों में, जिनको हम 3 टाइम खाना देते हैं। नाश्ता देते हैं, फिर दोपहर का खाना देते हैं और शाम का खाना देते हैं। उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें चिकन भी है, उसमें दालें भी हैं, उसमें चावल भी हैं, उसमें स्वीट डिश भी है। हर तरह की जो चीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है। तो मैं यहाँ पे एज़ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो जेलों पे हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी अप्रूवल वगैरह हमारी परचेज़ कमेटी जो है वो उसको देखती है, फिर मैं अप्रूवल देता हूँ। तो जब तक मैं ये चीज़ों के बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं होगी, मुझे चीज़ों की क्वालिटी का पता नहीं होगा, उनके मार्केट के ट्रेंड का पता नहीं होगा, तो मैं कैसे उसको मुनासिब रेट पे जो है वो ख़रीद सकूँगा या क्वालिटी को इंश्योर कर सकूँगा। तो ये तरबियत जो है हमारी, ये 34 साल से ये जारी है, क्योंकि जब सुपरडेंट आप भर्ती होके आते हैं, फिर सारी उम्र आप ये काम करते हैं, तो वो फिर उसमें आपको हर वक़्त चीज़ों के साथ इन टच रहना पड़ता है। मैं तो कई दफ़ा मार्केट में चला जाता हूँ खुद, और जाके चीज़ें जो खरीदता है, ग्रोसरी वगैरह करता हूँ, तो मुझे वहाँ से भी पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़ का क्या रेट है। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करने लगता हूँ या चीज़ें, तो मुझे पता होता है कि भई ये चीज़ मार्केट में कितने की है और इसका क्या रेट आया, ये ज़्यादा है, कम है या नहीं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये हमारे जॉब का एक हिस्सा है। अच्छा सर, ये आज हम कैंप जेल के करीब बैठे हैं और इस जेल की एक बहुत, बहुत पुरानी लेगेसी है। और सर, एक दिल का सवाल है आपसे, मैं अगर आप इजाज़त दें तो करूँ? सर, इस जेल में ना एक शख्स को फांसी हुई थी, जिसको हम लोग तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लेफ्ट हम रेवोल्यूशन का किंग मानते हैं, सर भगत सिंह।
अब सर भगत सिंह पाकिस्तानी था सर, मैं लोगों की परसेप्शन ये है कि बॉलीवुड ने मूवीज़ बना दी तो भगत सिंह इंडिया का हो गया। सर भगत सिंह पाकिस्तान में मूवमेंट हुई, पाकिस्तान में कुर्बानी दी, फ्रीडम फाइटर थे। तो सर कभी हमने ओनरशिप लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, ओनरशिप है तो आप ये बात कर रहे हैं ना। सर ऑडियंस के देखें, पास नहीं है सर। बात ये है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है, और जो कॉज़ थी वो भी बड़ी नोबल और जेन्युइन काज़ थी, और इसमें कतई नज़र इसके कि भई जो है वो उनका मज़हबी बैकग्राउंड क्या था। तो देखें, जब तहरीक पाकिस्तान चली है तो जो लोग अब इंडिया में रह रहे हैं वो भी मुसलमान भी थे, शामिल थे तहरीक में, हिंदू भी थे, सिख भी थे। इसी तरह जो यहाँ पे थे, जो लोग अभी इधर रह रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान में सिख भी रह रहे हैं, हिंदू भी जी रह सर। रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। तो जो उस वक़्त एक कंबाइंड मूवमेंट थी, उसका जो उनको क्रेडिट है, और उन्होंने अपनी जान ही जो है इस पर्पज़ के लिए दे दी। तो उसकी ओनरशिप बिल्कुल है, और आप किसी भी लेवल पे या किसी भी लिटरेचर पे या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान की तरफ से भी उनको किसी लेवल पे डिप्रिशिएट होता नहीं नहीं देखेंगे, सर, बल्कि बिल्कुल हर नहीं बंदा देखा। अप्रिशिएट लेकिन करता है। सर वो बात बहुत कम की जाती है, तो सर क्यों आप अपनी लाइब्रेरी में कोई टॉपिक ऐड नहीं करते सर इसके बारे में? सर इस जेल की लेगेसी है वो सर। नहीं, नहीं, वो देखिए वो है, लेकिन अब ये देखें कि जहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे तो मौजूद हैं, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है इस तरह के और भी बेशुमार केसेस हैं। लेकिन वो चूँकि हमारा ये कंसर्न नहीं है, हमारा जो बेसिक फोरम है, ये जो कल्चर और ये जो हिस्ट्री या इन चीज़ों का जो मेंटेन करना, ये और डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। हमारा बेसिक काम जो है वो प्रिजनर्स की कस्टडी, केयर एंड कंट्रोल है। अच्छा सर, हम वहाँ तक रहते हैं। सर अभी सर हमारे पाकिस्तान में हर मज़हब का शख्स रहता है। सर आपके पास कैदी भी आते होंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। सर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती उनके साथ? नहीं, 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 कोई उसमें अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो तो समझ लें कि हम जो हमारे जो एक रिक्वायरमेंट है, जो हमारे फ़राइज़ हैं, हम उनसे हट गए। ये हमारा प्रोफेशनलिज़्म का तकाज़ा ही यही है। हमने नफ़रत जुर्म से करनी है, इंसान से नहीं करनी। इंसान कोई भी हो सकता है। उसमें गरीब भी आ जाते हैं, अमीर भी आ जाते हैं, उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम भी आ जाते हैं। उसमें इवन तौहीन रसालत के भी जो लोग आ जाते हैं, उन पर भी वही जेल रूल्स लागू हैं जो दूसरे लोगों पर आए। तो हम उसमें एज़ ए मतलब पार्टी, हमारा अपना ज़ाती नज़रिया या अकीदा या मज़हब कुछ भी हो, ये चीज़ें हम उसमें सामने नहीं आने देते। अगर ये सामने आ जाएँ तो फिर हम वो जो एक हमारे जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, वो समझ लें कि हम उससे डिट्रैक हो गए। सर हर एक को मौका मिलता है अपना रिलीजन फ़ॉलो करने का यहाँ पर। बिल्कुल मिलता है। आप जेलों में जाएँगे, वहाँ पे आपको क्रिश्चियंस की भी इबादत की जगह नज़र आएगी, शियों अच्छा की सर। नज़र आएगी। वहाँ पे जो दूसरे गैर शिया या अहले सुन्नत के लोग हैं, उनकी मसाजिद भी आपको नज़र आएँगी। अच्छा सर। लेकिन अपने-अपने काम से, अपने-अपने तरीक़ाकार से हर कोई करता है। ठीक है। कोई सर बाहर से हम लोगों को एनकरेज नहीं करते। कोई बाहर से बंदा अंदर जाके कोई लेक्चर या कोई इस वो तरह नहीं की सर, चीज़ नहीं देता, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि ये फिर एक चीज़ ऐसी होती है जो प्रवोक करती है। आज एक अकीदे के बंदे को भेजेंगे, कल दूसरा कहेगा मैंने भी बिल्कुल जाना है। ठीक। तो वो फिर वहाँ पे एक एक्टिवेट हो जाएँगी चीज़ें। तो लेकिन अपने-अपने दायरे में रह के हर कोई अपना करता है। बल्कि हमने ना सिर्फ़ ये कि गैर मुस्लिम्स के लिए जो है ना, हमने उनके लिए उनके मज़हब के मुताबिक जो है वो तालीम का भी बंदोबस्त है, और उनको माफ़ी भी गवर्नमेंट ने जो है कानून बना दिया है कि जिस तरह मुसलमानों को कुरान पाक पढ़ने पर माफ़ी मिलती है कैद में, इसी तरह उनको भी उनकी अरे! अपनी किताब पढ़ने पर माफ़ी सर तो मिलेगी। बहुत बहुत हाँ पॉजिटिव चीज़ है। जी। सर कंक्लूजन की तरफ जाते हुए सर मुझे बताइएगा कि सर आपने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में बताया कि आपने बी और सी ग्रेड का खाना होता था जी, जेलों जी। में, आपने वो ख़त्म किया, सबको जी, ए ग्रेड बिल्कुल कर किया, दिया। बिल्कुल किया। ये 2014 में जब हम मेन्यू रिवाइज़ कर रहे थे, तो उसमें मैंने ये प्रपोज़ किया था हुकूमत पंजाब को कि देखें, मतलब अमीर होना, गरीब होना, ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। हर कोई बंदा बराबर नहीं होता। लेकिन खाने के मामले में जो गवर्नमेंट है, वो कानून आइन के मुताबिक हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर एक अमीर कैदी है तो उसको हम बी क्लास का जो है अच्छा खाना दे रहे हैं, उसको मटन दे रहे हैं, उसको बाकी चीज़ें अंडे-शंडे दे रहे हैं। जो सी क्लास वाले हैं उनको दाल-रोटी दे रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। सर फिर हमने अपग्रेड किया खाने को इस लेवल पे कि 14 मील होते हैं हमारे दोपहर के और शाम के, उसमें 6 दफ़ा हम चिकन देते हैं, फिर पल्सेस देते हैं, फिर वेजिटेबल्स देते हैं, इस तरह का पुलाव वगैरह होता है। तो वो खाने को अपग्रेड करके इस लेवल पे कर दिया कि बी और सी की जो है ना डिफरेंट इन डिस्क्रिमिनेशन वो ख़त्म कर दी। अब खाना जेलों में एक ही है सबके लिए, जो भी है वो सबके लिए बराबर खाना है, क्योंकि राज़क अल्लाह की ज़ात है। हम एक वसीला हैं, हमारे ज़रिए अल्लाह ताला उनको ये रिज़्क पहुँचा रहा है। पैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, हम अपनी जेब से नहीं दे रहे।
तो वो फिर किसी को अच्छा देना, किसी को बुरा देना, ये ना तो इस्लामी लिहाज से ठीक था, ना ही ये सोशली और एथिकली ये चीज़ थी। तो हमने करेक्ट फिर इसको ख़त्म किया और गवर्नमेंट ने इसे एग्री किया। सर। मौजूदा सियासी हालात जो हैं, क्या ये जेल की ऊपर असरअंदाज होते हैं? नहीं, हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। हम तो अपने जो जेल में बंदा आ जाता है, देखिए जेल में दो चीज़ें हैं। कोई बंदा अदालत के हुक्म के बगैर आ नहीं सकता, कोई बंदा अदालत के हुक्म के बगैर रिहा नहीं हो सकता। कोई बंदा जेल में आता है तो उसका जो रिकॉर्ड साथ आता है उसके मुताबिक हमने उसको अपनी कस्टडी में लेना है। उसकी हेल्थ का, खाने का, गर्मी सर्दी का, ठंडे पानी का गर्मियों में, और सर्दियों में सर्दी से बचाव के जो इक़दामात हैं वो हमने उसको करने हैं। और हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि इसका मसला क्या है, ये बेगुनाह है या गुनहगार है। ये फ़ैसले अदालतों ने अदालतों करने के हैं। जी। हमने सिर्फ ये है कि हमारे पास उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया है। जैसे ही वो बंदा हमारी कस्टडी में आता है उसके ऊपर जेल के 1250 रूल्स हैं, वो लागू हो जाते हैं। तो उनके मुताबिक हम उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले आप अडियाला जेल का 4 घंटे का दौरा करके आए हैं। जी, जी। सर वहाँ पर आपकी कुछ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई, इंटरनेट पे चल रहा था सर। सर कैसा रहा दौरा? नहीं, ठीक था वो, मतलब दौरा, मतलब वहाँ पे 7,500 लोग हैं। तो जो 4 घंटे का दौरा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि वहाँ पे आप, मेरा ख़्याल है कि 3-4 जेलों को इकट्ठा कर दें तो वो एक जेल बनती है। तो उसमें जब भी दौरा होता है वो टाइम इतना ही लगता है। सर खान साहब से मुलाकात हुई तो उनकी? सबसे हुई है मुलाकात, उसमें जितने भी प्रिजनर हैं, सियासी भी हैं, गैर सियासी भी हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। तो हमारा जो उन तक फ़ोकस है वो सिर्फ़ इतना होता है, जो बातचीत होती है वो यही है कि भई यहाँ पे रहते हुए आपको कोई तकलीफ़ है जो हमारे ज़िम्मेदारी में आती है तो आप हमें बताएँ। खाने के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, यहाँ पे बिजली, पानी जो भी सहूलतें हैं उसके हवाले से है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी उनके अपने मामला। सर खान साहब वैसे सैटिस्फाइड हैं? हाँ, नहीं, सैटिस्फाइड उन्होंने बिल्कुल सैटिस्फैक्शन का इज़हार किया था। उन्होंने भी, बाकी भी जो लोग थे सारे, परवेज़ इलाही साहब वो और सब ने सैटिस्फैक्शन शाह का मकसूद इज़हार रशीद किया। साहब से हमें मुलाकात मतलब हुई? जेल की हद तक उनको जो हमारी मैनेजमेंट के रिलेटेड चीज़ें, कोई कंप्लेंट नहीं खुश थी। हैं सर यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा सर, अभी आपने बात की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती यहाँ पर और हर एक को खाना एक जैसा मिलता है। लेकिन सर आई मे बी रॉन्ग, लेकिन सर सुना है 8 कमरे इमरान खान साहब को दिए गए हैं। सर जिम दिया गया है। सर फिर मैंने तो सुना कि कोक नहीं, भी नहीं, एक वो प्रोवाइड किया सिक्योरिटी है। रीज़न की वजह से है ना। देखें, अब यहाँ पे आम बंदे हों तो एक बारक में हम 10-15 बंदों को, 20 बंदों को, 25 बंदों को भी रख सकते हैं। लेकिन उनका जो एक सोशल स्टेटस है, जो बैकग्राउंड है, उसमें हम आम बंदों को उनके साथ मिक्स नहीं कर सकते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो फिर इसलिए वो जो एक अलहदा पोर्शन है उसको खाली रखा गया है, ताकि उसमें कोई और लोग जो है, आम लोग जो है ना, वो मिक्स अप ना सर हो। दीगर कैदियों को भी एक्सरसाइज जिम का सामान मुहैया जी, होता है? बिल्कुल है हमारे पास। इस वक्त तक हम 9 जेलों में बड़े अच्छे जो जिम है हमारे पास, उसमें 2 जेलों में जो है वो इंडोर है और बाकी ओपन एयर जिम है जो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और बाकी जेलों में इस साल हम वो भी मुकम्मल करेंगे और बड़े शौक से लोग जो है वो अपनी वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अच्छा सर, सर बहुत अच्छा किया। सर लोगों की परसेप्शन ये थी कि खान साहब के साथ जेल में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। नहीं, नहीं, लोगों की तो मतलब देखें, एक बंदे ने कोई चीज़ देखी नहीं, कोई एक बंदे को कोई उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, तो लोग फिर अपने अपने अंदाज से हर चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। और ज़्यादातर मैं देखता रहता हूँ इसमें 99% कोई हकीकत ही नहीं चीज़ में होती और सर वो चल रही सर है। देखा जाए तो बड़ी लग्जरी लाइफ है उनकी जेल में भी। नहीं, नहीं, कोई लग्जरी लाइफ नहीं होती। जो रूल्स के मुताबिक सहूलतें हैं, कोई भी ऐसी आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द रूल कोई सर 8 फैसिलिटी नहीं है। कमरे, फिर नहीं, जिम, वो कमरे नहीं है, कमरे नहीं, वो अलहदा बारक खाली कराई हुई है। हमने वहाँ पे दूसरे लोगों को रखा नहीं हुआ, ताकि रख वॉक कर सकते नहीं सकें। हैं। अच्छा, अच्छा। रख सकते नहीं हैं उनके साथ किसी बंदों को, प्राइवेट बंदों को जिनकी कोई पता नहीं है, कोई खुदा न खास्ता सिक्योरिटी का इश्यूज़ है। सर कौन से तो 4 चैनल उनको देखने की इजाज़त है? ये मैं कोई पर्सनली इन चीज़ों का नहीं, लेकिन टीवी की फैसिलिटी सारी जेल में सर मौजूद है। न्यूज़ भी देखते हैं वो? मैंने आपको बताया कि इस हवाले से मैंने कोई पर्सनली मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन जो चैनल हमारे अप्रूव्ड हैं वो सारे पूरी जेल में, बल्कि पूरे पंजाब की जेलों में जो हैं वो जो चलते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। सर मंशियात का जेल में अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। सर इसको कैसे ओवरकम करते हैं? मनशियात का अमल दखल इसलिए है ना जी कि हमारे को ऑलमोस्ट 50% अंडर ट्रायल जो है वो मनशियात के केसेस में है, या मनशियात बेचने में है या मनशियात इस्तेमाल करने में है। तो उसके लिए भी हम बड़ी कंक्रीट किस्म की सॉलिड एफर्ट्स कर रहे हैं। एक तो हमने अपने जेलों का जो हेल्थ का निज़ाम है वो हेल्थ के डिपार्टमेंट के हवाले किया है, पंजाब गवर्नमेंट के। और जहाँ पे एक डॉक्टर था, अब वहाँ पे कम से कम हर जेल पे 6 डॉक्टर हैं।
वो और मनशियात के कैदियों की ट्रीटमेंट के लिए 17 जेलों में 20 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो नए हमने जो है ना वो बनाए हैं, जिनमें सिर्फ मनशियात के लोगों का इलाज होगा, जो कि ज़्यादा जिनका मतलब ट्रीटेबल लोग हैं उनका जो इलाज होगा। और उसके बाद लेकिन जितनी भी हम एफर्ट करते हैं वो देखें, जब तक सोर्स ख़त्म नहीं होगा तो जो एंड पे जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म नहीं होगी। असल मसला ये है कि जब बाहर की सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, अवेलेबल हैं, तो वही लोग पकड़ के फिर जेलों में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें इसको जड़ से ख़त्म करना होगा। ये इसका इलाज जो है इस मसले का दायमी, वो सोसाइटी के पास है। ठीक है सर, मेरा उसमें बेरोज़गारी के वाले से मामलात हैं, जो बंदों को पढ़े लिखे लोग हैं वो परेशानी में फिर इस तरह के कामों में उलझ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपना जिस तरह आजकल हर चीज़ में शॉर्टकट मारने का तरीका कार है, अपने आप को अपना स्टेटस अपलिफ्ट करने के चक्कर में मनशियात फरोशी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है, जो चैनल हैं, देखें ये कोई हवा से तो एक्सट्रैक्ट नहीं ना नशा किया जी जाता। सर, ये कहीं ना कहीं पे इसका कुछ सेटअप बनता है, कहीं ना कहीं पे इसकी काश्त होती है, कहीं ना कहीं पे इसकी आगे फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। तो जब तक वो सोर्स ख़त्म नहीं होगा, ये इसका एंड ख़त्म नहीं होगा। तो हम जो है ना वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं ब्रांचेस काटने से, जबकि काटने की ज़रूरत है जड़ों को। तो ये उस वक्त मसला हल होगा जब ये जड़ें ख़त्म होंगी। अपने तौर पे हम जिस हद तक हो सकता है वो पूरा। सर जेल में ख़वातीन भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। सर वो अगर कोई डिलीवरी केसेस भी होते हैं कुछ जेल में सर, ख़वातीन के, सर उनके लिए भी प्रॉपर ख़ास निज़ाम है? जी, उसमें एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जिन जिलों में भी ख़वातीन कैद हैं वहाँ पे एक लेडी हेल्थ विजिटर मौजूद होती है, एक फ़ीमेल डॉक्टर एमबीबीएस वो मौजूद होती है, और रेगुलर चेकअप होते हैं। और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो फिर हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। वहाँ पे गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट जो भी उस ज़िले का जो सरकारी बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे ये सारा प्रोसीजर होता है, और ये पूरी उसमें जो केयर है उसको इंश्योर किया जाता है। सर जो सज़ाए मौत की ख़वातीन होती हैं जिनको सज़ाए मौत हुई और अगर वो उनके घर डिलीवरी हो जाए, कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो सर 5 साल एक्सटेंड करते हैं उनकी, जब तक वो 5 साल का ना हो जाए बच्चा? हाँ जी, वो जेल में नहीं, वो जो बाज़ औक़ात ख़वातीन जेल में आती हैं तो उनके पहले ही बच्चा साथ होता है छोटा, तो उसको फिर अदालत साथ बच्चे को रखने का बाकायदा हुक्म देती है। तो उस बच्चे की भी फिर खुराक की, उसकी मेंटेनेंस की, दूध की ज़िम्मेदारी तालीम भी जो सर जेल आप पे है। देखते हैं उनकी? तालीम जो है वो इब्तदाई जो उसकी ट्रेनिंग है 5 साल तक, वो तो हम करवाते हैं। उसमें रिक्रिएशन भी होती है, उसमें जो बेसिक लर्निंग होती है। 5 साल के बाद फिर बाहर के स्कूल में हम उसको दाखिल करा देते सर हैं। ये डिपार्टमेंट करवाता है? जी, डिपार्टमेंट करवाता है, और जिसमें एसओएस हैं या जो इस तरह के जो अदारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के दारुल शफ़क़त है, वहाँ पे ही वो बच्चे को हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा सर, वो सर वहाँ पे बोर्डिंग में ही रहता है और पढ़ता है, सर आपने अपने एक या इंटरव्यू चाइल्ड में प्रोटेक्शन ब्यूरो में रख देते हैं। सर आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जो क्राइम है कि 100 में से 90% बेरोज़गारी की वजह से है। हाँ जी, ऐसे ही है ज़्यादातर। देखें, क्राइम जो है ना जी, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एसोसिएशन के बगैर मुमकिन नहीं है। क्राइम को हमेशा लोग एसोसिएट करते हैं। जब एक ही ज़ेन के एक ही मकसद के लोग आपस में जो है वो नेगेटिव प्लानिंग करके इकट्ठे होते हैं, तो वो फिर जब इस तरह के गैंग बनते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर देखने में यही आया कि इसके पीछे जो असल वजह है वो ये है कि स्पेयर टाइम बहुत ज़्यादा होना, और फ्यूचर का जो है वो बेयकीनी होना, और नंबर 3 जो है कोई पर्पसफुली एंगेज ना होना। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ख़वातीन की ही मिसाल देता हूँ। मैंने पूरी सर्विस में आज तक शायद ही कोई ऐसी खातून देखी हो जो जेल में हो और बाहर उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम हो। कभी कोई ऐसी औरत नहीं आई जो सरकारी मुलाजम हो या कोई अर्निंग कमाती हो। सिर्फ वो औरतें आती हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं मर्दों पे, फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, वो फिर इस तरह ड्रग कैरिंग में भी शामिल हो जाती हैं, इस तरह के प्रोस्टिट्यूशन में भी चली जाती हैं। तो ज़्यादातर जो ख़वातीन का जो क्राइम है ये तो 100% फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से। बच्चे जो हैं वो उनको मैच्योरिटी ना होने की वजह से क्राइम में साथ एसोसिएट किया जाता है। औरत और बच्चे जो हैं ये क्राइम को इनिशिएट नहीं करते, ये एसोसिएट करते हैं।
यानी खुद ये क्राइम के मास्टरमाइंड नहीं होते हैं, इनको मिसयूज़ किया जाता है। और मिसयूज़ करने की मेन वजह यही है। बच्चों को भी आप जाके देखें, या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पुअर फैमिली से हैं, या ओवर क्राउडेड फैमिली से, 10-10 12-12 बच्चे हैं, रोटी पूरी नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों को वर्कशॉपों में इधर उधर भेज देते हैं, वहाँ पे वो किसी न किसी हद तक चढ़ जाते हैं और गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये चीज़ है। सर अब आपने इतना टाइम दिया और मुझे आपकी बातें सुन के ना बहुत ज़्यादा हैरत हुई, और मैं चाहूँगा कि ये बातें लोगों तक ज़रूर पहुँचें जिनके पास ये नॉलेज नहीं है कि आप लोग बैक एंड के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। सर आने वाले चंद सालों में सर आपकी उम्मीद तो सर करूँगा कि आपका टाइम होगा डिपार्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा। सर आप क्या और रिफ़ॉर्म्स लेके आना चाहेंगे? और सर क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन होगी, आपने 35 साल सर्विस कर ली है। और सर आप क्या चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में अगर आप लेट्स सपोज़ वो चीज़ें इनिशिएट ना कर पाएँ, तो सर क्या होना चाहिए सर जिससे ये सब मैकेनिज़्म ठीक देखिए, रहे? ये जो सफ़र है ना जी, एडवांसमेंट का, रिफ़ॉर्म का, ये ना ख़त्म होने वाली जर्नी है। एक वक्त ये था कि जेलों के अंदर ड्राई लैट्रिन्स होती थी, पंखों का कोई तसव्वुर नहीं था। वो हाथ वाले कपड़े के पंखे होते थे, वो चलते थे। आज पूरे पंजाब की जेलों में फ्लश सिस्टम लगे हुए हैं, सीलिंग फ़ैन लगे हैं, बल्कि उससे भी आगे अब एयर कूलर तक हमने जो है वो लगा दिए हैं। ठंडे पानी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। अब पंजाब की कोई ऐसी जेल नहीं जहाँ पे 24 घंटे ठंडा पानी चिल्लर लगे हुए हैं। यानी गर्मियों में और दवाइयों के हवाले से अल्ट्रासाउंड मशीनें हमारे पास हैं, डेंटल यूनिट हमारे पास हैं, एक्सरे मशीनें जो हैं 500 mm की वो हमारे पास हैं, बेसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। यानी ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आई हैं और ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता रहता है। जिस तरह सोसाइटी आगे बढ़ रही है, इसी तरह जेलों का भी निज़ाम उसके साथ साथ जो है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे इदारों के हम पल्ला आगे एडवांसमेंट जो हो। अभी जो टॉप टारगेट है ना जी हमारे, वो ये है कि फूड की क्वालिटी बेहतर करने के वाले से हम जो अभी मिलों से आटा ख़रीदते हैं उसको ख़त्म करने लगे हैं और गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। हम वीट लेंगे गवर्नमेंट से, फूड डिपार्टमेंट से, और ग्राइंडिंग यूनिट हर जेल में अपना इंडिपेंडेंट लगाएंगे वाह! और ख़ुद ग्राइंड करेंगे, होल मील आटा देंगे। उसका एक क्लीनिंग यूनिट, वीट क्लीनिंग यूनिट भी साथ लगाएंगे ताकि साफ़ सफाई करने का ऑटोमेटेड इंतज़ाम हो। ये हमारा मेन टारगेट है फौरी तौर पे। और उसके बाद जो हमारा प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें हमने 7 कंपोनेंट जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। नेटवर्किंग हुई हुई है हमारी, उसको हम मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं और उसको हम आगे कोऑर्डिनेट करने लगे हैं पुलिस के साथ और प्रोसिक्यूशन के साथ, ताकि डेटाबेस जो है वो शेयर हो जाए, हर बंदे का हमें पता हो ये बंदे की बैकग्राउंड क्या है, ये पहले कितनी दफ़ा जेलों में आया है, या इसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है, या उनको अगर हमारे किसी बंदे के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो सारे फिंगर टिप्स पे हों। बल्कि जो टॉप प्रोफाइल लोग हैं उनके हम डीएनए भी प्रिजर्व करवा रहे हैं, ताकि वो बाहर जाके अगर दोबारा कहीं कोई क्राइम श्राइम हो तो डीएनए के हवाले से अगर मैचिंग का मसला है तो वो मैच हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ हम आगे लेके इसको चल रहे हैं और मज़ीद इसको हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। दूसरा हमारी ये कोशिश है कि जो प्रिजनर्स की लिविंग कंडीशंस हैं उनको बेहतर करें। एक तो जो नए ज़िले बने हैं वहाँ पे हम नई जेलें बना रहे हैं ताकि लोगों को मतलब दूर दराज के सफ़र की सहूलत ना हो दूसरी जेलों में आने जाने के लिए। और ओवर क्राउडिंग जो है ये हमारा बहुत बड़ा लाहौर का, ख़ास तौर पे गुजरांवाला, पिंडी, इन ज़िलों का मसला है। वहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो लिविंग अकोमोडेशन है उसको इंक्रीज़ करें ताकि लोग कंफर्टेबली अपना जो भी जितना टाइम किसी का है जेल में वो गुजारें। तीसरा हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है स्किल ट्रेनिंग, उसको हम फोकस कर किए हुए हैं और उसको मज़ीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम बड़ा ज़रा बेहतर करेंगे। उसमें यह है कि बंदा जितना अरसा जेल में रहता है, अगर वो बेरोज़गारी की वजह से आया तो अगर वो बाहर निकलने से पहले कोई स्किल सीख ले। अभी 15 जेलों में हमने शुरू किए हुए हैं, 10 में और करने लगे हैं। उसमें टेलरिंग है, उसमें कारपेंट्री है, वाइट ये जो वेल्डिंग है, और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, मोटर मैकेनिक का कोर्स है, ट्रैक्टर ओवरहालिंग का कोर्स है, ख़वातीन के लिए ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ हैं, टेलरिंग के कोर्सेज़ हैं, वो हो रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि जो बंदा 4, 5, 6 महीने जेल में रह के जाता है कोई ना कोई हुनर सीख हुनर ले भी सीखता और है। बाहर जाके वो काम करके अपना अर्न कर ले। यहाँ पे हर बंदा पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, कोई एफए है, कोई बीए है, लेकिन वो यूज़लेस है। वो उसके लिए उसके स्किल नहीं है सर। अब 10 लाख बंदा बीए करके फिर रहा है तो 10 लाख नौकरी तो नहीं है। लेकिन जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल की जो कैपेसिटी की बात है वो हमें बंदे मिल नहीं रहे। तो इस तरफ हम फोकस अभी करने लगे हैं और किया भी हुआ है पहले,
और हमारे नोटिस में है लोग के जो बाहर जाके बड़ा बाइज्जत रोजगार अपना जो है वो सर- कमा रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी सर आने दो वाले क्वेश्चंस कपल करूंगा, बहुत छोटे छोटे। सर आपके बारे में हमें पता चला कि आपके अगर अंडर किसी कांस्टेबल की या किसी भी आपके वर्कर की इंक्वायरी लगती है तो आप 2 दिनों में उसका सजा और जदा वाला फैसला करवा देती हैं, जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करवाते। नहीं, उसमें देखिए यहाँ पे जो हर किस्म का ना जी, ये एक आप समझ लें कि जिस तरह कोई कोई आप कोई यूनिट होता है ना, उसके अंदर हर किस्म की एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव भी लोग हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, जेलों में भी हैं, शरीफ लोग भी हैं। जिस तरह का कोई चीज़ सामने आती है, गवर्नमेंट ने उसको उसके हिसाब से पूरी लेजिस्लेशन की हुई है, Right. कानून बना हुआ है। चीज़ों को डिले करने का मतलब ये है कि उस चीज़ को आप प्रोलॉन्ग करके और नुकसान का बायस बनने का मौका दे रहे हैं। हमारा सज़ा या जज़ा देने का मकसद फौरी तौर पे ये होता है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको सज़ा मिले और दूसरों को पता चले भी ये गलती करेंगे तो माफ़ी नहीं मिलनी। तो अगर किसी ने नहीं की तो उसको हम जो है वो अगर छोड़ देते हैं तो फिर ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लोगों में जो अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमें कोई मतलब है कि रिलीफ मिलेगा और हमें कोई अननेसेसरी विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। सर अगर आपको कोई रिश्वत ऑफर करे, क्या करते हैं उसके साथ? नहीं, अव्वल तो मुझे कभी किसी ने कोई इस तरह की ही नहीं कभी, तो ना ही मैं। लोग जो रिश्वत ऑफर करने वाले होते हैं उनको पता है कि किसको करनी है किसको नहीं करनी। सर अगर तो कोई वो मुझे हिम्मत कर कोई ही इस ले। तरह का मुझे कोई तजर्बा हुआ ही नहीं कभी। मैं अगर कोई किसी को कोई इस तरह का इंप्रेशन मिले भी सही ना, तो वो समझता है कि ये मुझे ट्रैप करने के लिए हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये काम नहीं सर होगा। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उस बात से, और मैं चाह रहा हूँ मैं सबको बताऊँ। आपने एक जगह पर बोला कि मेरी अब जितनी मेरी ख्वाहिश जो है ना, आखिरी ख्वाहिश वो ये है कि मैं जब रिटायर हूँ तो मैं एटलीस्ट ये बैगेज कोई लेके ना जाऊँ अपने ऊपर, लाइक पूरा। जी। सर वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहे, लेकिन सर बड़ा मुझे खुशी हुई वो सुन के कि इस तरह के लोग भी हमारे डिपार्टमेंट्स में हैं जो ये बात करें कि जब मैं रिटायर हूँ तो बस फिर भी बैगेज ना हो, कोई बंदा ये कह दे कि भाई इसने ये किया। जी देखिए ना जी, असल बात ये है कि आप देखें कि जो काम आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें वक़्त ज़ाया ना करें। जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक करें, उसी में आपकी इज़्ज़त है। अगर एक बंदा काश्तकारी करता है ना जी, तो उसकी इज़्ज़त इस बात में है कि वो डट के करे, मेहनत से करे, नई से नई वैरायटी लेके आए, इनोवेशन लेके आए, प्रोडक्शन को बढ़ाए, ये उसकी कामयाबी है। हमारी कामयाबी ये है कि जो हमारा एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है और उसके रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट दे रही है, उसको जिस हद तक एफिशिएंटली हो सकता है हम इसको चलाएं। अगर हम नहीं चला पाते और आउट ऑफ द बॉक्स कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो समझ लें हम अपना आप भी ख़राब कर रहे हैं और उल्टी बदनामी भी ले रहे हैं और इज़्ज़त भी कोई नहीं है, और ऐसे ही मतलब एक जो है ना वो खिचड़ी सी पकी हुई है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये इज़्ज़त दी है, मैं दूसरी तीसरी दफ़ा मुझे ये मौका मिला आईजी लगने का, और मैंने प्रमोशन भी, मुझे 8 साल हो गए हैं, मैं मतलब ग्रेड 21 में मेरी जी जी प्रमोशन हो सर चुकी जी। है। तो ये इसी बात का समर है कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये मैं नहीं कर रहा, इसको एक्नॉलेज भी किया किया गया जा है। रहा है। इसमें गवर्नमेंट लेवल पे, चीफ मिनिस्टर लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, आपको पता है यहाँ प्रमोशन अगले ग्रेड में कोई आसान काम नहीं होता, और 21 ग्रेड जो है ये आखिरी ग्रेड है पंजाब गवर्नमेंट में। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है तो यकीनन मैंने कोई ना कोई कोशिश की होगी, और इसी से मुझे असल में जो है ना वो एक इनिशिएटिव भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि चलो यार, मतलब इसी से हमारी इज़्ज़त वाबस्ता है तो क्यों ना यूँ सर करें। पर एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर जो आपका नॉलेज है ना, जो 34-35 सालों में आपने इतना पॉजिटिव रहने का सीखा है आपने, सर ये लोगों तक ट्रांसफ़र भी करें। सर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाके सर लेक्चर देने चाहिए। सर स्टूडेंट्स को बताना चाहिए पॉजिटिव कैसे रहना है। सर जाते-जाते मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद फाइटिंग मोड में हूँ। तो अगर मैं वो अपना काम छोड़ के वो कर दूँगा तो ये काम हर्ज होगा। तो ये जब मेरे पास स्पेयर टाइम होगा तो फिर मैं ये एक्टिविटी ज़रूर करूँगा। सर जैसे आप और अपनी ईदें सैक्रिफाइस करते हैं, सर या आप घर वालों के साथ शायद ईद पढ़ी हो, नमाज़ पढ़ी हो, सर ईदें आपकी ड्यूटी पे नहीं, नहीं, हर। ऐसे ही है। मैं कोई हमारे हमारे पास कोई छुट्टी का कंसेप्ट ही नहीं है। ये आपको मैं ये भी बता दूँ, जेल के महकमे में, पुलिस के महकमे में ना इतवार की छुट्टी है, ना ईद की छुट्टी है, बल्कि इन दिनों में जो अहम त्यौहार होते हैं, हमारा काम पहले से डबल हो जाता है। हाँ जी तो सर। वो मतलब इसी तरह ही, मतलब हम यूज़ टू मतलब समझ लें इन चीज़ों को, और हमें हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी इस तरह की कोई आगे असाइनमेंट आ रही है, जो इवेंट आ रहा है, अब आगे रमज़ान आ रहा है, तो अभी से हमने ये काम करना शुरू कर दिया। अभी इस दफ़ा हमने ये टारगेट रखा है कि जितने भी पाकिस्तान पंजाब की जेलों में लोग हैं जो कैद पूरी कर चुके हैं और अपने जुर्मानों की वजह से जेलों में हैं, ये कोई 25, 30, 40 करोड़ की अमाउंट है।
तो हमने ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी कर ली। हमारा टारगेट ये है कि 100% रमज़ान में ईद से पहले पहले हमने ये सब लोग जो हैं, जो गरीब हैं, कैद पूरी कर चुके हैं, जुर्माना या अपने जो दैयत वगैरह की रकम ना दे सकने की वजह से बैठे हुए हैं, तो उनको हमने रिहा करवाना है और ये हर साल हम और सर करवाते हैं। आपने पैसे भी जमा करवाए थे कुछ अर्सा जी, पहले, जी, और जी, कुछ चंद करोड़ की अमाउंट थी, और आपने जी, बहुत जी। से लोगों को पिछले रिहा भी साल करवाया 20 था। करोड़ रुपए हमने ईद के मौके पे जो है वो जुर्माने जमा करवाए थे। और उसमें आपकी वसातत से ये मैं पैगाम भी देना चाहूँगा कि हमारा पंजाब गवर्नमेंट का या प्रिजन डिपार्टमेंट का ये वाज़ेह तौर पे आपको ये सामने होनी चाहिए पूरी पब्लिक के ये चीज़ कि किसी प्राइवेट इदारे को, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, किसी किस्म के किसी एनजीओ को, किसी अदारे को जेलों के ब्याह पे कैदियों के जुर्मानों के लिए या उनकी इमदाद के लिए पैसे जमा करना या फंड रेजिंग करना, उसकी हर तरह से ममानियत है और ये जुर्म है। और अगर हमें पता चलता है कि कोई बंदा इस तरह कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। तरीकाकार उसका ये है कि अगर आपने कैदियों की मदद करनी है, फ़र्ज़ करें आप उनको अफ्तारी में कुछ खाने का देना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आप खुद अरेंज करेंगे और जेल में जाके खुद हम आपको अलाउ करेंगे, खुद आप अपनी निगरानी में जाके वो चीज़ तकसीम करेंगे और उसके बाद हम आपको फ़ारग करेंगे। इसी तरह जुर्माने हैं, तो जुर्माने आपने जिन लोगों के जमा कराने हैं उनकी लिस्टें हमारे से लें, खुद जाके बैंक में पैसे जमा कराएं, चालान फार्म जो है वो मुतलका जेल में जाके दें और वो बंदे रिहा करवाएं। इसमें कोई ऐसी फंड रेजिंग, कोई अकाउंट नंबर, कोई ये, कोई वो, कोई ऐसी कोई एक्टिविटी ना किसी को अलाउड है और ना ही हम इसको किसी को करने देंगे। ये चूँकि आजकल आपको पता है सोसाइटी में हर तरह का फ्रॉडिया, 2 नंबर ठग लोग जो है वो फिर रहे हैं और मुख्तलिफ रूप उन्होंने धारे हुए हैं। तो ये आपके फोरम से ये चीज़ जो है वो सारी सर दुनिया को हम होनी ज़रूर सर इसको हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे। सर जाते हुए आखिरी सवाल आपसे, और ये मैसेज है सर आपकी तरफ से। सर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है सोसाइटी में, सर बेरोज़गारी है, सर भूख बढ़ रही है, सर रमज़ान आ रहा है, जो हालात हैं मुल्क के सर और ज़्यादा। सर एक लाइन है, एक एक बड़े हमारे प्यार करने वाले उन्होंने लिखी थी कि रोज़ी रोटी पूरी ना हो जब, भूख अच्छाई को खाती है, मजबूरी बनती है जवाला, गुर्बत नफ़रत बन जाती है। तो सर अब भूख बढ़ेगी, सर गुर्बत भी बढ़ेगी, सर आपसे हम मोटिवेशन नहीं ले सकते हैं, तो सर क्या एक मैसेज आप देंगे एटलीस्ट, जिसकी वजह से अभी आपने बोला कि स्किल सीखें, आप एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, लेकिन आप स्किल लेस हैं, आप सर क्या करना चाहिए नौजवानों को? सर आपकी तरफ से क्या मैसेज है, आपका निचोड़ क्या आपकी सारी सर्विस का, कि सर वहाँ पर ऑपरेशन ख़त्म हो, सर जो जो डिप्रेशन और ऑपरेशन चल रहा है सोसाइटी में उसको हम कर सकें सर। जी, उसका मतलब मैंने जो अपने साफ ज़ाहिर है मैं तो अपनी जो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, एक्सपीरियंस है, मैं तो उसकी बेस पे बात करूँगा। यहाँ पे ना जो हमें सबसे बड़ा मसला इस वक़्त दरपेश है एज़ ए सोसाइटी, यहाँ पे फ़िलासफ़र बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। हर बंदा तनकीद नगार बना हुआ है। हर बंदा जो है वो अपने आप को दुरुस्त समझता है, दूसरे को गलत समझता है और बड़ा बेज़ार है, बड़ा नाराज़ है, बड़ा एरोगेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली उसका कंट्रीब्यूशन सिफ़र है। करना कराना उसने कुछ नहीं, बातें-बूतें करके और लोगों को वर्गला के, लोगों को और मायूसी फैला के वो अपने-अपने घरों को शाम को चले जाते हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी सोसाइटी से भी और सोसाइटी के मेंबर से भी, तमाम लोगों से, कि आप इस तरह करें कि आप फ़िलहाल अपना-अपना जो काम है ना, उसके ऊपर तवज्जो दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे तवज्जो दें। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो पूरी मेहनत के साथ जो एग्रीमेंट आपने किया हुआ उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन करें। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सुबह आके बैठ जाता हूँ, शाम 4 बजे 5 बजे तक बैठता हूँ, फिर मैं 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं रात को 8-9 बजे 10-11 बजे तक फाइल वर्क अपना करता रहता हूँ। उसके बाद फिर वीकेंड पे लोग अपने अपना छुट्टी मनाते हैं, हम वीकेंड पे जेलों पे निकल जाते हैं, हम जाके वहाँ पे उनको जाके विज़िट करके ऑन द स्पॉट सिक्योरिटी को चेक करते हैं, ये करते हैं। जो मेरा काम है, मैं अपना काम करूँ। मेरा मेरा ये काम नहीं है कि मैं हर बंदे के ऊपर गलतियाँ निकालता फिरूँ, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। जो मेरा काम है मैं करूँ और जो दूसरे लोगों का अपना-अपना हर किसी का काम है, वो कानून के मुताबिक और अपने अखलाकियात की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करे, तो मुआशरे के मसाइल हल हो जाएँ। वो शेर भी आपने सुना होगा ना कि शिकवा-ए ज़ुल्मत शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते। फिर वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि यकीन मोहकम अमले पे हम और जो है
मोहब्बत फ़ातिह आलम, ठीक है ना जी, जिहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। तो मतलब यकीन मोकम हो, अमले पहम हो, मुस्तकिल कोशिश हो और मोहब्बत और प्यार के साथ, अमन के साथ आप आगे चीज़ों को लेके चलें, तो यही आपकी कामयाबी की जो है वो दलील है। बस यही एक चीज़ है। सर थैंक यू सो मच। मैं आज इसमें एक जाते हुए मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा इस मौके पे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भी कुछ लोगों के इंटरव्यू किए हैं जिनकी बहुत बहुत अच्छी प्रोफाइल्स हैं, पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, लेकिन आज लर्निंग पर्सपेक्टिव से ना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे मेरे डायनामिक्स बदल गए पुलिस को देखने के। मेरी जो सोच थी पुलिस के महकमे के बारे में वो टोटल तब्दील हो गई। मैं चाहूँगा सर, आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि सर आप यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटी ज़रूर करें, क्योंकि सर जो यहाँ पर आपने स्टोर किया है ना सर, वो लोगों तक पहुँचाना, नौजवानों को पॉजिटिव एनर्जी देना, सर उनको रोज़गार के मौक़ों के बारे में भी बताना। सर बेशक वो आपकी जॉब में नहीं है, लेकिन सर जहाँ पर आप अपनी ईदें सेक्रीफाइस करते हैं, सर जहाँ पर आप अपनी नींदें सेक्रीफाइस करते हैं, अपने वीकेंड सेक्रीफाइस करते हैं, तो सर मेरे ख्याल से आपको बहुत राइट टाइम है कि अब जो नॉलेज आपने अपने पास रखा है ये लोगों तक जी, हम ज़रूर ज़रूर पहुँचाएँ। एंगेज करेंगे। उसमें एक चीज़ मैं और आपको जो है ना वो क्लैरिटी के साथ ये बता दूं कि देखें, मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में अगर कोई सक्सेस अचीव की है, तो अगर, मैं दावा नहीं करता, तो उसकी वजह यह है कि हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की है। जब तक आप बीमारी को तस्लीम नहीं ना करेंगे, तो इलाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कहते हैं मैं बीमार ही नहीं, तो इलाज कैसे होगा? जेलों के अंदर भी बेशुमार मसाइल थे जो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए, और अभी भी मसाइल मौजूद हैं, और हम दिन रात उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनको हल करने के लिए कोशिश हैं, और हम ये एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी डेफिशिएंसीज़ हैं। डेफिशिएंसीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे हल की तरफ जाएंगे ना। अगर हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, नहीं नहीं हम बड़े मतलब कॉम्पिटेंट हैं और कोई ऐसा मसला नहीं, झूठ बोलेंगे, कंसील करेंगे चीज़ों को, इस तरह मसले हल नहीं होंगे। अभी भी मसाइल हैं और मसाइल रहेंगे। ये ह्यूमन मैनेजमेंट है। आपके और मेरे ना बैकग्राउंड एक है, ना ख्यालात एक है, ना एहसासात एक हैं, ना प्रायोरिटीज़ एक हैं। तो इसी तरह जितने भी लोग हैं, हम ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी की अलग अलग सोच है। तो उनको एक फोरम पे लेके आना ये बड़ा मुश्किल काम है। हर कोई जो है ना आपकी बात को ना उस तरह एक्सेप्ट करता है, ना आप उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो कंसेंसस करके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, ये एक टारगेट होना चाहिए, और इसी तरह ही हम आगे जो है ना वो बढ़ सकते हैं। इसमें कभी भी 100% आप कभी कामयाबी का दावा नहीं कर सकते। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, और सर मैं शुक्रिया के साथ साथ इसके ऊपर हमारा हक भी था सर, क्योंकि सर जो आप हमें सर्व कर रहे हैं, तो ये मैसेज आपसे लेना, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा राइट था। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए सर। और अच्छी बातचीत हुई है। अल्लाह करे कि हम जो हमारे टारगेट्स हैं, जो बेहतरी की तरफ हम गामज़न है, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। और इसी तरह हम टीम वर्क, मैं आईजी के तौर पे तो चलें एक आइडिया तो फ्लोट कर सकता हूँ अपने बेस पे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पीछे एक लंबी चौड़ी टीम है। 21,000 बंदे की हमारी फोर्स है जो सारा ये काम कर रही है, और जो अगर कोई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो इसमें एक एक सुपरडेंट का, एक एक डीएजी का, हमारे दफ्तर के जो स्टाफ हैं, ये सब का रोल है। मैं इसका क्रेडिट कभी भी जो है वो इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली नहीं लूँगा। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। जी आज हमारे साथ थे मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब, और बहुत उनके साथ एक लर्निंग सेशन हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप शेयर करें, अगर उसमें कोई ऐसी बात हुई जो हमने मिस कर दी हुई, क्योंकि टाइम बहुत कीमती था उनका और बहुत ही लिमिटेड टाइम हमें मिला था, तो हम ज़रूर इन तक पहुँचाएँगे ज़रूर। बेशक हम इनसे एक वीडियो बनवा के उसके ऊपर आपके साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।